जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे DLL अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है विविधता, समावेशी शिक्षा और जेंडर। इसके तहत हम पढ़ेंगे इकाई 8 जेंडर, अवधारणा, महिला, पुरुष एवं तृतीय लिंग। देखिए हम पढ़ रहे हैं इकाई 8 है DLL अंतिम वर्ष के अंदर, जिसका हमारा टॉपिक है जेंडर, अवधारणा, महिला, पुरुष एवं तृतीय लिंग, है ना। हम जानते हैं कि हमारा जो समाज है ना, वो दो लिंगों के आधार पर वो बना हुआ है, एक महिला और एक पुरुष, है ना। क्योंकि जब एक धरती पर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो दो लोगों के रूप पैदा होता है ना, कि या तो वो बच्चा लड़की एक स्त्री के रूप में पैदा होता है या पुरुष के रूप में पैदा होता है ना। तो इस प्रकार हमारे समाज क्या है, दो लोगों के आधार से क्या वो हमारा समाज जो बना हुआ है। तो इसी के आधार पर है ना, हमारे समाज में एक तीसरे जो लिंग है उसको भी एक समान दर्जा दिया जा रहा है ना, वो है तृतीय लिंग, अर्थात उसे बोले जाएंगे कि तीसरा जेंडर है ना, थर्ड जेंडर। उसको भी हमारे समाज में पहले उसको अपनाया नहीं गया था, लेकिन क्या है आज के समय में है ना, उस तो थर्ड जेंडर है उसको भी हमारे समाज में उसे समानता दिया जाता है ना। और आज हम देखेंगे कि हमारे समाज में क्या है, जो विभिन्न जो बड़े बड़े पद है उसमें भी क्या है, जो थर्ड जेंडर के जो लोग हैं वो भी उसमें क्या है, उस जो लोग नौकरी करते हैं वो उस बड़े से पद में क्या है वो आसीन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में है ना, जब व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है तो वो स्त्री या पुरुष के रूप में वो जन्म लेता है। और इसके अलावा एक और लिंग है जो पैदा होता है उसे बोलते हैं थर्ड जेंडर, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे समाज में क्या है, एक स्त्री और एक पुरुष के रूप में क्या है, उनके जो कार्यों का जो निष्पादन है ना, वो अलग अलग करने को मतलब कि उन्हें पहले से ही उनके बना दिया जाता है ना। अगर हम स्त्री की बात करें तो हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं कि जो स्त्री है, स्त्री जाति को कमजोर समझा जाता है ना, और उनके कार्य को छोटा से छोटा जो है समझा जाता है। और पुरुष की अपेक्षा उसे तरह तरह की जो भेदभाव है वो किया जाता है ना। जेंडर ग्रुप में हम देखेंगे तो क्या है, महिला को जो कार्य है ना, उसको पैदा होने के साथ ही उसके कार्य का निर्वहन एक समाज के द्वारा कर दिया जाता है ना। और जो एक लड़की घर में पैदा होती है तो क्या है, उसे विभिन्न तरह के क्या है वो मतलब बच्ची जब पैदा होती है ना तो विभिन्न तरह की बातें किए जाते हैं और उन्हें पुरुष की अपेक्षा उसे कम महत्व प्रदान किया जाता है। तो हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ क्या है, लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद क्या है वो विभिन्न तरह की जो सोच है अपनी वो बना रहते हैं ना, चाहे वो थर्ड जेंडर के प्रति हो या स्त्री के प्रति। तो इस प्रकार जो लोगों का जो नजरिया होता है ना वो अलग अलग हमें देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं शिक्षा न केवल निर्णय लेने की क्षमता की स्वतंत्रता से जुड़ी है, बल्कि बदलने की समझ की और फिर से आविष्कार करने की, संसार को जानने और उसे रूपांतरित करने की स्वतंत्रता से भी जुड़ी हुई है ना। तो ये जो हमारी जो भावना है, लोगों की जो सोच है ना, स्त्री पुरुष और थर्ड जेंडर के प्रति, उसको क्या है लोगों अपनी शिक्षा के द्वारा उसे क्या है उसमें परिवर्तन या बदलाव उसमें ला सकते हैं। क्योंकि शिक्षा के द्वारा क्या है, व्यक्ति हर तरह से वो शिक्षित हो जाता है ना, और क्या करता है उसे विभिन्न जो पहलुओं है ना उसके बारे में उसे जानकारी हासिल होती है। एक स्त्री और एक पुरुष की क्या अहमियत होती है ये उसे शिक्षा के द्वारा उसे प्राप्त होती है ना। तो शिक्षा के द्वारा ही क्या होते हैं, वो उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी जो इच्छा, ये सब जानने को मिलती है ना। और वो जो शिक्षा के द्वारा एक जो उसकी संसार को बदलने की जो उसकी शक्ति होती है उसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं ना। या फिर से किसी चीज़ का आविष्कार करने की, ये जो सारे जो सत्य है शिक्षा के द्वारा ही हमें आसानी से प्राप्त हो सकते हैं ना। और शिक्षा के द्वारा ही हम का जो एक महिला और पुरुष है ना और थर्ड जेंडर के प्रति जो लोगों की जो सोच है उसको भी हम शिक्षा के द्वारा हम बदल सकते हैं। क्योंकि हम जिस समाज में होते हैं ना वहाँ एक बच्चे के पैदा होने के साथ ही क्या उसके कार्यों का जो निष्पादन है ना उसका निर्वहन कर दिया जाता है कि ये स्त्री है तो ये घर का घरेलू कार्य करेगी, है ना, अधिक से अधिक नहीं पढ़ पाएगी। तो और उसी तरह क्या है जो पुरुष है ना उसको क्या है वो घर के बाहर जाकर काम कर सकता है, वो उसे किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। तो इस प्रकार के लोग क्या करते हैं, अपनी एक धारणा बना लेते हैं लोगों के प्रति, है ना, कि एक पुरुष एक महिला के प्रति हमेशा से क्या है उसको अलग अलग धारणा है वो पहले से बना दी जाती है कि ये किस कार्य का निर्वहन वो करेगा, है ना। और थर्ड जेंडर में क्या है तृतीय लिंग, है ना, उसको क्या है पहले अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन क्या है आज के समय में हम देखेंगे तो जो तृतीय लिंग थर्ड जेंडर उसको भी हमारे समाज में उसको अहमियत दिया जाता है। और आज हम देखेंगे कि विभिन्न जो बड़े पद हैं उसमें जो थर्ड जेंडर के जो लोग हैं वो उस पद पर पदासीन है ना। तो हम देखेंगे तो लोग विभिन्न प्रकार के जो कार्य है ना वो कर सकते हैं और उनके साथ कोई भेदभाव भी नहीं किया जाता था। लेकिन अगर हम यही पहले देखें तो जो तृतीय लिंग जो है ना थर्ड जेंडर के जो लोग हैं उन्हें पहले अहमियत नहीं दिया
जाता था, मतलब एक स्त्री और एक पुरुष को ही महत्व दिया जाता था और तृतीय लिंग को कोई महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन जैसे जैसे समाज क्या हो गया, शिक्षा ग्रहण करते गया है ना, और समाज क्या है पूरी तरह से फैलती गई शिक्षा, तो शिक्षा के द्वारा क्या व्यक्ति की उनकी जो सोच है उसमें परिवर्तन देखा गया और वो जो लोगों की जो सोच है ना वो भी बदली और उनकी जो सोच है वो अच्छी हुई है ना। और ये आज हम देखेंगे तो महिला पुरुष एवं तृतीय लिंग तीनों को ही समान दर्जा दिया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं इस इकाई के उद्देश्य, है ना, इकाई 8 हम पढ़ रहे थे, तो इस इकाई क्या क्या उद्देश्य है उसको हम देखते हैं। पहला है लैंगिक असमानता क्या है, लैंगिक भेदभाव के पीछे क्या कारण है ना। इस इकाई का पहला उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे हैं वो समझे कि जो एक लैंगिक असमानता क्या है ना, इसके बारे में वो जाने तथा इस लैंगिक जो भेदभाव होता है इसके पीछे क्या कारण है, इस सभी जो कारण वो बच्चे समझ सके। तो हम जानते हैं कि हमारा जो समाज है ना उसमें क्या होता है, लैंगिक जो असमानता है वो निश्चित रूप से देखने को मिलती है। हमारा समाज क्या करता है, एक लड़के और एक लड़की के प्रति जो भेदभाव है वो निश्चित रूप से हमें देखने को मिलता है ना, उससे जो विभिन्न प्रकार की जो असमानता है वो हमें देखने को मिलती है। एक लड़की के साथ जो भेदभाव है वो प्राचीन काल से हमें देखने को मिलते आ रहे हैं ना, वो ही हम देखेंगे, चाहे वह उसके खान पान से लेकर उसकी शिक्षा तक हो, है ना, या उनके रहन सहन, इस सभी में क्या हमें भेदभाव देखने को मिलता है। और निश्चित रूप से ये जो लैंगिक असमानता है इसका कारण ये हो सकता है कि जो लोगों की जो छोटी सोच है ना, ये इसका मुख्य कारण है। और वही जो लोगों की जो सोच है ना, ये क्या हमारा समाज को आगे बढ़ने नहीं देता है और लैंगिक असमानता को और भी वो तुलना देता है तथा क्या करता है उसको और भी बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरा है समाज में लड़के लड़कियों की भूमिकाएं क्या है ना। ये इकाई का दूसरा उद्देश्य है कि हमारा समाज क्या है, दो लोगों के आधार बना हुआ है ना, एक स्त्री और एक औरत, है ना, और तीसरा जो लिंग है वो थर्ड जेंडर, वो भी हमारे समाज में उसको एक अहमियत दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा इसमें इकाई के उद्देश्य है समाज में लड़के लड़कियों की जो क्या भूमिकाएं होती है ना, उनका अपना क्या कर्तव्य होता है, इन सबको जानना। उसके बाद तीसरा जेंडरीकरण क्या है तथा ये कैसे होता है ना। जेंडरीकरण अर्थात समाज द्वारा जो भी कार्य, मतलब एक लड़की जब पैदा होती है, लड़की या लड़का है, तो समाज क्या करता है उसके कार्य का जो निर्वहन है वो कर देता है, मतलब इसको क्या कार्य करना है, इसको क्या कार्य करना है, मतलब समाज के द्वारा उसके कार्यों का जो निर्माण है वो कर दिया जाता है। तो इसी तरह जेंडरीकरण क्या होता है, इसको इस इकाई का उद्देश्य है कि जेंडरीकरण क्या है इसको बच्चे समझ सके, है ना। उसके बाद चौथा है लिंग और जेंडर अर्थात प्राकृतिक लिंग तथा सामाजिक लिंग क्या है ना। हम देखते हैं कि हमारा समाज क्या करता है, वो अपनी धारणा बना लेता है कि एक स्त्री और एक पुरुष क्या अलग अलग है ना, और दोनों क्या करते हैं, वो उनको जो कार्य है उनका निर्वहन है उन्हें अलग अलग कार्य करना चाहिए, है ना, और उनकी जो सोच है वो महिला के प्रति हमें भेदभाव देखने को मिलते हैं। तो इस तरह लोगों की जो सोच है ना, मतलब जो लिंग है वो समाज के द्वारा एक प्राकृतिक लिंग नहीं बल्कि समाज द्वारा बनाया गया एक लिंग होता है, और जो महिला के पीछे महिला के साथ जो भेदभाव है ना वो एक लोगों की सोच है ना कि प्राकृतिक है। उसके बाद आगे देखते हैं सामाजिक लिंग का प्राकृतिक लिंग से कितना संबंध है ना। सामाजिक लिंग हो गया और प्राकृतिक लिंग, इन दोनों का कितना संबंध है इसको हम जानेंगे। उसके बाद छठा है मर्द और औरतों का जैविकी सत्य क्या है। तो इस प्रकार इस इकाई के उद्देश्य में है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो समाज है वो लिंगों के आधार पर क्या है विभिन्न कार्यों का बंटवारा कर देता है ना, एक स्त्री को क्या कार्य करना है, पुरुष को क्या कार्य करना है, तो इस प्रकार क्या है उस कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है। और उसी के आधार पर अगर वो व्यक्ति कार्य नहीं करता तो उसका समाज क्या है उसका बहिष्कार कर देता है ना। अब हम देखने को मिलता है कि लैंगिक के रूप में जो असमानता है वो भी समाज के द्वारा एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव है वो भी हमें देखने को मिलती है। और यही जो भेदभाव है ना वो लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता और हमारा समाज क्या है वो पीछे रह जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं जेंडर का अर्थ। मैंने आपको बताया था कि हमारे समाज में है ना दो लिंग पैदा होते हैं, एक स्त्री और पुरुष, और हमारे समाज में एक तीसरे लिंग को भी स्थान दिया गया है जो है थर्ड जेंडर, है ना। तो पहले क्या होता था, हमारे समाज में सिर्फ एक स्त्री और एक पुरुष को ही दर्जा दिया जाता था, है ना, और जो तीसरा जो जेंडर है ना तृतीय लिंग उसको हमारे समाज में कोई भी अहमियत नहीं दिया जाता था। लेकिन आज के समय में हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा समाज शिक्षित होता गया है ना तो उसकी जो सोच है तृतीय लिंग के प्रति वो क्या है वो बदलती गई। तो हमारे समाज में जो विभिन्न पद है आज हम
देखेंगे कि एक महिला और एक पुरुष के अलावा जो थर्ड जेंडर है वो भी बड़े से बड़े पद में क्या है वो उस पद में है ना। तो हम कह सकते हैं कि जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार होते गया वैसे ही जेंडर के प्रति जो लोगों की जो भावनाएं है ना वो भी अलग देखने को हमें मिली है। और आज हम देखेंगे समाज में एक स्त्री के साथ मतलब पुरुष के साथ महिला को भी बराबरी का दर्जा दिया जाता है और साथ ही साथ थर्ड जेंडर को भी उसमें भागीदारी निभाने के लिए उसको प्रोत्साहन किया जाता है। अब देखते हैं जेंडर का अर्थ। औरतों की अधीनता की स्थिति जिम्मेदार उनके शरीर को मानने की आम सोच से निपटने के लिए जेंडर की अवधारणा लाई गई है ना। हम पहले से हमें देखने को मिलता आ रहा है कि लोग क्या समझते हैं कि जो औरत होती है ना वो मर्दों से कमजोर होती है और उनकी जो शरीर है ना शरीर क्या होती है वो मर्दों की अपेक्षा कमजोर होती है। तो इस प्रकार जो लोगों की जो सोच है ना वो हमें देखने को अलग अलग जो नजरिया है देखने की वो हमें देखने को मिलती है। और क्या है जेंडर की जो भावना होती है मतलब एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में जो विभेद होता है वो लोगों की केवल सोच ही होती है। वो भगवान ने नहीं बनाया है उसको, जो दोनों के बीच में जो भेद करने का जो सिस्टम है वो एक मनुष्य ने ही बनाया है, उसको मनुष्य ने निर्धारित किया है। क्योंकि जब एक स्त्री या पुरुष पैदा होता है तो उसके जन्म के आधार पर ही उसके कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है कि वो स्त्री है तो वो सिर्फ घरेलू कार्य करेगी, बाहर जाकर कार्य नहीं करेगी। अब वही पुरुष की बात हम जब करते हैं तो पुरुष को महिला के अपेक्षा क्या है उसको बलवान समझा जाता है और उनको क्या है घर के बाहर जाकर वो कार्य कर सकता है ना। और उनका कार्य सिर्फ महिला पर शासन करना है। तो इस प्रकार जो लोगों की जो सोच है वो हमें देखने को मिलती है जेंडर के भाव में। उसके बाद देखते हैं औरतों तथा मर्दों की चारित्रिक विशेषताएं, उनकी भूमिकाएं और समाज से मिलने वाला अलग अलग दर्जा आदि सब उनकी जैविकी या उनके शरीर द्वारा निर्धारित होती है। मैंने आपको अभी बताया कि हमारा समाज क्या करता है, जो एक औरत और मर्द होता है ना उनके जो कार्य का जो बंटवारा है वो अलग अलग तरीके से समाज में कर दिया जाता है और उन्हीं के मुताबिक वो समाज में रहकर है ना अपने अपने कार्यों का निर्वहन को करते हैं। और अगर वो समाज के खिलाफ जाकर वो उस कार्य को करते हैं तो समाज के द्वारा या तो उसे बहिष्कार कर दिया जाता है या उसे विभिन्न प्रकार से उसको दंडित किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जेंडर के द्वारा हम जो लोगों की जो सोच है ना वो एक स्त्री और पुरुष के बीच में उनके चाहे वो उनके शारीरिक भावनाओं को लेकर हो या विभिन्न प्रकार से है ना उनके बीच भेद किया जाता है और उनकी जो कार्यों का जो बंटवारा है वो उनके जेंडर के आधार पर वो तय कर दिया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा समाज क्या है वो जो शिक्षा के द्वारा है ना ये जो जेंडर की जो भावना है शिक्षा के द्वारा उसे बदली जा सकती है। मतलब कि जेंडर के रूप में जो भेदभाव किया जाता है उसे शिक्षा के द्वारा ही उसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तो उसका जो सोच है ना वो निरंतर ही वो मतलब कि उसमें बदलाव देखने को मिलेगा और उसकी जो सोच है छोटी जो सोच है ना वो उसमें बदलाव देखने को निश्चित रूप से हमें मिलेगा। चलिए आगे हम देखते हैं लैंगिक भेदभाव के कारण है ना। आपको हमने पहले बताया था कि हमारे समाज में क्या होता है लैंगिक रूप से भेदभाव देखने को मिलता है ना। और एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में जो भेदभाव है वो हमें प्राचीन काल से देखने को मिलता है ना। तो इसमें क्या होता है जो लोगों की जो ये भेदभाव की जो सोच होती है ये रूढ़िवादी सोच के तहत आती है ना। क्योंकि एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में जो भेदभाव है ये अभी का नहीं बल्कि एक पुराने समय से चला आ रहा है। तो वही जो सोच है ना वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो स्थानांतरित होती जाती है। तो वो लोग जो उनके साथ भेदभाव करते आए हैं तो उसी तरह जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं तो वो भी क्या करती है उसमें भेदभाव निश्चित रूप से वो भी करती है। तो इसमें क्या होता है तो ये भेदभाव है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक रूढ़िवादी सोच ही मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी है ना वो आते जा रही है। तो इसी प्रकार लोगों के बीच में जो भेदभाव की जो भावना है उसका भी स्थानांतरित होते रहता है ना। और एक हम बात करें अशिक्षा तो लैंगिक भेदभाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है अशिक्षित होने के कारण वो विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव है वो देखने को मिलता है ना। छुआछूत भेदभाव इस तरह की जो लोगों की जो भावना सोच है वो अशिक्षा के कारण ही देखने को हमें मिलता है। क्योंकि व्यक्ति जब शिक्षित होता है तो उसकी जो सोच है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है और उसकी जो सोच है ना उसको समान नजर से सबको देखने की और भेदभाव न करने की तो ये क्या है शिक्षा के द्वारा व्यक्ति सीखता है। तो इसी सब कारण क्या है व्यक्ति में अशिक्षा के कारण ही करता है लैंगिक भेदभाव है ना। अशिक्षा के कारण लैंगिक भेदभाव वो इसका सबसे बड़ा एक कारण है। तो इस प्रकार व्यक्ति विभिन्न तरह से क्या करता है लैंगिक भेदभाव के द्वारा महिलाओं को विभिन्न तरह से प्रताड़ित करता है या महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा क्या है उन्हें कम बलिष्ठ समझा जाता है या उन्हें किसी कार्य को करने से रोका जाता है ना।
लैंगिक भेदभाव के तहत एक परिवार में जब लड़के और लड़कियां रहते हैं तो उसमें क्या करते हैं, लड़कों को अधिक से अधिक पढ़ाया जाता है, और वही एक लड़की की बात करें तो उस परिवार में लड़की को कम पढ़ाया जाता है तथा कम उम्र में उसकी शादी करा दी जाती है। तो इस प्रकार का हम लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है ना। और यही बात शिक्षा की, तो शिक्षा के साथ साथ उसके भोजन में भी हमें भेदभाव देखने को मिलता है। एक लड़की और एक लड़की के बीच में, लड़की और एक लड़का के बीच में, है ना, उनके भोजन में भी हमें भेदभाव देखने को मिलता है। मतलब लड़कों को अधिक पौष्टिक युक्त भोजन दिया जाता है और लड़कियों को कम पौष्टिक युक्त भोजन दिया जाता है। तो इस प्रकार के लैंगिक भेदभाव एक लड़के और एक लड़कियों के बीच में भेदभाव देखने को हमें मिलता है। और ये सब जो सोच है ना, भेदभाव की जो सोच है वो हमें शिक्षा का उनकी रूढ़िवादी जो सोच है ना, और लोगों की जो अक्षमता है, इन सभी के कारण हमें देखने को मिलता है। और ये सब जो भेदभाव है वो सब हटाने के लिए हमें लोगों को शिक्षित करना होगा, है ना। और क्या है, अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो जो लोगों की सोच है उसमें निश्चित रूप से हमें बदलाव देखने को मिलेगा।